हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से जो दुनिया भर की बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं वो लगातार गिर रही हैं। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। उसकी वजह से जो कोविड की टाइम पे जो लिक्विडिटी बढ़ाई गई थी गवर्नमेंट्स के द्वारा, दुनिया भर के जो सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं उस लिक्विडिटी को कम कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए नॉर्मली नेगेटिव न्यूज होती है। इसके अलावा अगर हम कन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो चाइना ताइवान इशू चल रहा है, और मिडिल ईस्ट में यमन, सऊदी अरब और यूएई के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन इन सब के अलावा एक और बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसको कि एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स इंपैक्ट हो रही हैं और नेगेटिवली रिएक्ट कर रही हैं। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि भाई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट इंपैक्ट क्यों हो रही है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, अगर रशिया इस पे इन्वेड कर रहा है तो दुनिया भर के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या अमेरिका है वो क्यों परेशान हो रहा है। तो उसके लिए अगर हम यूक्रेन की लोकेशन को देखें, ये 1991 में जब यूएसएसआर टूटा नहीं था तो ये यूएसएसआर का पार्ट होता था। लेकिन उसके बाद से ये टूट करके एक सॉवरेन कंट्री बन चुका है। तो अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ साइड में रशिया के साथ और बेलारूस, जो कि रशिया का एक फ्रेंडली कंट्री है, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर रशिया इसको इन्वेड कर लेता है तो जो रशिया की बॉर्डर है, अगर ये रशिया का पार्ट बन जाता है तो रशिया की बॉर्डर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ टच होगी, जो कि नेटो का पार्ट है। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर फर्दर रशिया इन्वेड करता है जैसे कि पोलैंड में, रोमानिया में या किसी भी और कंट्री में, तो वो सभी नेटो का पार्ट है। तो उसके लिए इन सभी, इंक्लूडिंग यूएस, ये जो सभी कंट्रीज हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी कि उनको अगर रशिया फर्दर कुछ इन्वेड करता है तो रशिया को स्टॉप करने की। तो ये सभी कंट्रीज नहीं चाहते स्ट्रेटेजिकली कि रशिया के साथ वो बॉर्डर शेयर करें, ताकि ये कन्फ्लिक्ट रेगुलर आते रहें। तो ये तो रही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। लेकिन आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्यों इंपैक्ट हो रही है। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि भाई रशिया यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्यों इंपैक्ट हो रही हैं, अगर हम 2022 में देखें कि कौन सी स्टॉक मार्केट है जिन्होंने की सबसे बुरा परफॉर्म किया है। अगर आप इन मार्केट्स को देखें तो ईयर टू डेट बेसिस पे, यानी कि 2022 जब से शुरू हुआ है तब से जो रशिया के दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, आरटीएसआई और एमओईएक्स, ये 14% और 19% के आसपास गिर चुके हैं। उसके बाद डेनमार्क का जो इंडेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो 14% के आसपास गिर चुका है। यूएस में नेस्डैक, स्मॉल कैप 2000, एस&पी 500, सभी 9 से 13, 13.5% तक गिर चुके हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड, कोरिया के इंडेक्स भी काफी गिर चुके हैं। अगर इन सब के कंपैरिजन में अगर आप इंडिया के इंडेक्स को देखें, जिसकी अगर गिरावट से आप परेशान हैं, तो ये 2022 के शुरू से सिर्फ अभी 1% भी नहीं गिरा है। और अगर पिछले एक महीने में इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये अभी पॉजिटिव में है, जबकि ये सभी इंडेक्स पिछले एक महीने में नेगेटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि पिछला एक वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी खराब रहा है, जबकि हमारे स्टॉक एक्सचेंज भी लगभग 3.5 से 4% तक गिरे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो भी स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं उसमें रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट का क्या योगदान है। तो नॉर्मली जब भी कोई ऐसा मेजर रिस्क इवेंट होता है, जैसे कि रशिया यूक्रेन का हुआ, ऐसे चाइना ताइवान में चल रहा है, या यमन सऊदी अरब में चल रहा है, या पीछे इसराइल पैलेस्टीन में हुआ था, तो ऐसे टाइम में इन्वेस्टर नॉर्मली सेफ असेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के, या जो भी रिस्की असेट्स हैं, स्टॉक मार्केट को एक रिस्की एसेट्स माना जाता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी आपने पीछे देखा कि काफी भारी गिरावट आई है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनसे पैसा निकाल करके लोग बॉन्ड्स, जिनको कि सेफ असेट्स माना जाता है, वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और गोल्ड गोल्ड भी एक सेफ असेट्स है। ऐसे टाइम में आप जब भी देखेंगे कि कोई
कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है किसी कंट्री में या मेजर इवेंट हो सकता है, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस अपने 2 मंथ के पीक पे हैं। तो जब से रशिया यूक्रेन की टेंशन शुरू हुई है, आप देखेंगे कि जितनी भी प्रेशियस मेटल है उनके प्राइसेस बढ़े हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया भर में व्हीट और ग्रेन्स का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकता है। आप शायद जानते होंगे कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर है। आप 2020 के लार्जेस्ट जो व्हीट एक्सपोर्टर थे उनकी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान और रोमानिया, जो कि ब्लैक सी, जो कि यूक्रेन के जस्ट नीचे लोकेटेड है, उसके पोर्ट्स को यूज करते हैं दुनिया भर में अपना जो व्हीट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। और अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो वहां के पोर्ट्स को यूज करने में मुश्किल आएगी, और उससे जो दुनिया भर में जो व्हीट की सप्लाई है वो कम हो सकती है, व्हीट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारा एरिया दुनिया का ऐसा है जो कि कोविड 19 के पेंडेमिक की वजह से वहां पे व्हीट की अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हो रही है, और अगर फर्दर उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा पड़ सकता है। और अब पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि व्हीट के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं, इसके अलावा जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो भी बढ़ा है। और व्हीट के अलावा यूक्रेन जो कॉर्न का भी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और जो 2020 में ये फिफ्थ नंबर पे थे व्हीट के एक्सपोर्ट के मामले में, 2021-22 में ये फोर्थ नंबर पे आ चुके हैं। तो यानी कि ये व्हीट और ग्रेन्स की जो एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि भाई भारत भी तो बहुत बड़ा व्हीट का एक्सपोर्टर है, तो हमें इसका फायदा हो सकता है कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, तो भारत का जो पिछले साल का व्हीट का एक्सपोर्ट था वो था 243 मिलियन, यानी कि भारत टॉप 15 में भी नहीं था। हालांकि एक अच्छी बात है कि अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो अभी तक जो महीने बीते हैं उसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है व्हीट का वो 800 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है, यानी कि पिछले साल से बहुत अच्छे से बड़ा है हमारा व्हीट का एक्सपोर्ट। लेकिन अभी भी अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें, जैसे कि रशिया 8 बिलियन के आसपास का व्हीट एक्सपोर्ट करता है, तो वहां से अभी हम काफी पीछे हैं। हालांकि व्हीट प्रोडक्शन के बात की जाए तो भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, लेकिन हम व्हीट को कंज्यूम बहुत करते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन में व्हीट बहुत यूज होता है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर व्हीट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने से स्टॉक मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करती है। तो ये दूसरा कारण है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से स्टॉक मार्केट गिरने का। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण हो सकता है नेचुरल गैस और ऑयल की सप्लाई। आप शायद जानते होंगे कि जो यूरोप है वो रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करता है नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए। इनकी जो 35% के आसपास की डिमांड है वो रशिया के द्वारा पूरी की जाती है। रशिया इनको अपनी पाइपलाइन के थ्रू बेलारूस, पोलैंड से होते हुए जर्मनी में सप्लाई करता है। और नॉर्ड स्ट्रीम 1 है जो कि जर्मनी में डायरेक्टली जाती है। इसके अलावा कुछ पाइपलाइंस हैं जो यूक्रेन से होकर के निकलती हैं। तो अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो नेचुरल गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। 2020 में हमने देखा था कि जब नेचुरल गैस की जो डिमांड है यूरोप में कम हुई थी, उसकी वजह से जो रशिया है उन्होंने अपनी सप्लाई कम करी थी। लेकिन जब दोबारा से डिमांड नॉर्मल हुई तो उसमें सप्लाई को नॉर्मल करने में टाइम लगा था, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा गैस के प्राइसेस बढ़े थे। अगर दोबारा से यहाँ पे गैस की सप्लाई रोकी जाती है रशिया के द्वारा, तो आने वाले टाइम में गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ सकते हैं। और अगर आपके कोई भी जानने वाले यूरोप में रहते होंगे, यूके में रहते होंगे, तो आप देखेंगे कि उनके जो गैस के प्राइसेस हैं पिछले कुछ महीने में 4-5 टाइम्स बढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जो जर्मनी है वो शायद रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगा सकता है यूक्रेन में इन्वेजन की वजह से, और उससे जो नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है उसको अभी के लिए रोका जा सकता है। और ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट की जा रही थी कि ये जो नेचुरल गैस का इंपोर्ट है इससे यूरोप में बढ़ेगा। और अगर नेचुरल गैस के अलावा ऑयल की बात की जाए तो वहां पे भी बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन आ सकती है, क्योंकि यूक्रेन जो है रशियन ऑयल को स्लोवाकिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचाता है। और आप देखेंगे कि जो गैस प्राइसेस हैं वो दिसंबर में कितने बढ़ गए थे, अब थोड़े से नॉर्मल हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो वापस जो दिसंबर के प्राइसेस थे वो दोबारा से अचीव किए जा सकते हैं।
और इन सब के अलावा वेस्टर्न कंट्रीज की कुछ बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनका कि रशिया में एक्सपोजर है, और अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उन कंपनीज को इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि जो भी एनर्जी फर्म्स हैं, वो जो भी उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में इम्पैक्ट होगा, वो शायद जो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, वहां पे ऑफसेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जैसे ब्रिटेन की जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उसका रॉजनेफ्ट जो कि रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उसमें 19.75% स्टेक है, और ब्रिटिश पेट्रोलियम अपनी 1/3 प्रोडक्शन इस स्टेक के थ्रू पूरी करता है। इसके अलावा इनके बहुत सारे जॉइंट वेंचर हैं रशिया की रॉसनेफ्ट के साथ। शेल की बात की जाए तो ये 27.5% स्टेक होल्ड करते हैं रशिया की जो फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट है, सखालिन 2 में। और इनका जो 1/3 एक्सपोर्ट है इसके द्वारा किया जाता है, एलएनजी का। और इसके अलावा भी इनके बहुत सारे जॉइंट वेंचर हैं, गाजप्रोम जो कि इनकी सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी है, स्टेट ओन्ड। और यूएस की बात की जाए तो एक्सॉन जो उनकी एनर्जी कंपनी है, उनका उनकी एक सब्सिडरी है सखालिन 1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि भारत की ओएनजीसी का भी स्टेक है। तो ये सभी कंपनीज इससे काफी इम्पैक्ट हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स करके आप अपनी फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।